Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. तो बच्चे ये पेपर का आज हम डिस्कशन लेते हैं। सबसे पहले आप पेपर अटेम्प्ट करो। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो में जाएंगे तो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल मेरा जो बनाया है अभी फिज़िक्स फॉर यू का, वो मैंने अटैच कर दिया है ताकि आपको सब कुछ जो भी पेपर की सॉफ्ट कॉपी है वो आपको मिलती रहे। आप वहाँ से पेपर की सॉफ्ट कॉपी उठा के और आप अटेम्प्ट करते रहें। अब हम सारा उस नए चैनल के थ्रू ही मैं सब कुछ ताकि आपको मतलब पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना और आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो पहले आप पेपर अटेम्प्ट करें, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन सिर्फ सवाल करना नहीं है, समझना है। और पेपर को जल्दी अटेम्प्ट कैसे करना है, आपका सवाल कैसे गलत हो सकता है, मैं वो सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगा। अभी क्या है, पेपर डिस्कशन में थोड़ा सा गैप आ गया। मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर रहूँगा, लेकिन क्या है कि कुछ शिफ्टिंग वगैरह में मैं था, थोड़ा सा था, तो चीज़ें ऐसे करनी पड़ी हैं। पर ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि पूरा पूरा मैं अच्छे से काफ़ी पेपर में डिस्कस कर दूं। तो अब हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं एक्टिव रहूँगा। पूरा पेपर आपको सॉफ्ट कॉपी उस पर आपको मिलती रहेगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको रहेगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें, शुरू करते हैं हम डिस्कशन। सेम गैस इज फिल्ड इन 2 वेसल ऑफ सेम वॉल्यूम। 2 वेसल बना लेता हूं मैं, कुछ इस तरीके से है, और गैस भर दी कोई भी, यानी कि सेम वॉल्यूम है, इसका भी वी है, इसका भी वी है, सेम गैस है, एट सेम टेम्परेचर, टी है, टी है। ठीक है। अब बात क्या है, अगर इसमें मॉलिक्यूल N1 है, इसमें N2 है, तो आपको दे रखा है N1/N2 विल बी इक्वल्स टू 1/4। आपसे पूछ रखा है VRMS और प्रेशर के बारे में बात करो। देखो, VRMS तो होता है, अगर आपको याद हो तो 3RT/MW, इंडिपेंडेंट होता है, N पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये तो सेम रहेगा। चलो, तो पहली बात तो आई, सेम रहेगा। RMS वेलोसिटी ठीक है, यानी कि RMS का ये ऑप्शन गलत है। प्रेशर की बात करें बच्चे, सो प्रेशर PV इज इक्वल्स टू बच्चे μRT, यानी कि PV इज इक्वल्स टू म्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, N/NA इंटू RT। तो P, देखो Na भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर इसने बोल रखा है कांस्टेंट, वॉल्यूम देखो दोनों तरफ सेम है, यानी कि P प्रोपोर्शनल N के, यानी कि जो N1 N2 का रेशो है वही प्रेशर का रेशो होगा, यानी कि B विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि A और B हो गया। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात है, कई बच्चे क्या करते हैं, VRMS का फॉर्मूला ये रख लेते हैं, फ्री P/ρ, कई बच्चे याद रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर डेंसिटी तो, अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो सर डेंसिटी तो अलग अलग होगी, चेंज हो जाएगी क्योंकि मास अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी भी जब आप फार्मूले में कंपेयर करते हैं ऐसे कोई भी इक्वेशन लिख के, ठीक है, तो आप ये भी तो देखो ना भाई, यहाँ ऊपर क्या है, आपने प्रेशर है, तो ये प्रेशर भी तो वेरिएबल है। तो आप सीधा ये नहीं कह सकते कि VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, ये नहीं कह सकते आप। ये तब कहोगे ना जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तो प्रेशर तो ऑलरेडी वेरी कर रहा है, ये हमने प्रूव तो किया है, कहाँ कांस्टेंट है। तो इसीलिए ऐसा फॉर्मूला चूज करते हैं जहाँ पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी आ जाए, और जबकि हमें पता है तो ये फॉर्मूला सही चॉइस है, ये फॉर्मूला दिस इज द राइट चॉइस देखने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो बेटा ध्यान रखते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, और सवाल बहुत आसान है ये, बस मुझे समझाने में, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं सीधा सॉल्यूशन बता के निकल जाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी बात बच्चे, अगर आप सवाल की रूह तक नहीं पहुंचेंगे ना, कि ये बन क्या रहा है, मेरा सवाल गलत क्यों हो रहा है, तो आप सीखेंगे नहीं तो आप नया सवाल आएगा वो बना नहीं पाएंगे। तो हमें सवाल सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक आइसोथर्मल है, ठीक है, इज एन आइसोथर्मल चेंज, यानी कि ठीक है आइसोथर्मल, तो आपको पता करना है कि पी और वी ग्राफ दे रखा है कि, और ये दे दिया आपको टेम्परेचर T3 बढ़ा है, तो आपको ग्राफ चूज करना है कौन सा है। तो सीधी सी बात है, देखो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, μRT, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पी वी, अगर मैं वी को कांस्टेंट कर दूं, वी को भी मैं कांस्टेंट कर दूं, तो पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये करने का मतलब क्या है, एक बात तो पता चल रही है ना तुम्हें, पी और वी का ग्राफ कौन सा, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं आने वाला क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो हाइपरबोला बनेगा, ये तो क्लियर है ना, यही आएगा। इतना तो मेरे को याद है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को
नोट्स में, क्लास नोट्स में मेरे टीचर ने अच्छे से बताया है। फिर मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं वी को कांस्टेंट करूँ, अभी सर ने बताया कि प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है तो आप खाली दो की डिपेंडेंसी रखो, एक को, इसको भी मैंने कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मैं कैसे कर सकता हूँ सर? अरे तू कैसे कर सकता है, तो ऐसे कर लेना, ये वी फिक्स कर ले, ये फिक्स कर ले कि इस वाले पर्टिकुलर वॉल्यूम वी नोट की तू बात कर रहा है, ठीक है। अगर तूने वी नोट फिक्स कर दिया तो जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो प्रेशर इस वी नोट पे, इस पर्टिकुलर वी नोट पे, अगर तू देखेगा ये है, ये लाइन को कट कर रहा है तीनों आगे, ठीक है। तो ये तेरा क्या है, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो प्रेशर ज़्यादा किसका है, आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वी कांस्टेंट हो गया ना भैया। इस वी पे प्रेशर ज़्यादा सबसे किसका, ये यहाँ पे है ना, ये देखो ये इसी सेम वॉल्यूम पे, सेम वी नॉट की वैल्यू पे, तीनों के अंदर ये पी की वैल्यू इतनी, ये पी की वैल्यू इतनी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, T3 के लिए है, यानी कि T3 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा। T3 ये दे रखा है ना ऑलरेडी, आपको गिवन है। तो आपको क्या है, T3 टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, तो उसका प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब इस ग्राफ के हिसाब से देखो आप, इस ग्राफ के हिसाब से प्रेशर किसका ज़्यादा आ रहा है, P1, ये 1 का प्रेशर, जबकि प्रेशर किसका ज़्यादा होना चाहिए, T3 का। तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, जैसे पी वी इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर टी है, एक और तरीका है। तो पी वी क्या हो गया, पी इधर है, वी तुम्हारा इधर है। तो पी वी का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब पी वी अंडर इसके जो एरिया होगा, पी वी क्या है, ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो इसका एरिया अंडर द कर्व वो टेम्परेचर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप देखो, मैं इतने उसकी बात कर लूँ अगर, तो एरिया अंडर द कर्व किसके सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर वाले के, उसी यही होगा ना, और वही टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब यही होगा ऑप्शन। तो एक और तरीका है सोचने का। तो ये तो प्रॉपर मैथ्स ही है, ठीक है, सोचा जा सकता है इजीली। खैर, अगले पे चलते हैं सवाल पे। थर्ड, ये क्या कह रहा है, सीपी बाई सीपी पूछ रहा है आपसे, और आपसे कहा एक हाइपोथेटिकल गैस है एक्सपेंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रही है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 लीटर से 27 लीटर। इफ़ द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर आपको ये दे दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फाइनल पी एफ बाई पी इनिशियल ये दे दिया भैया 16/81। चलो, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, यानी कि पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा, इक्वेशन में एडियाबैटिक की जानता ही हूँ, यानी कि वी फाइनल टू द पावर गामा ये मैं जानता ही हूँ। तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से वी इनिशियल बाई वी फाइनल टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू पी फाइनल बाई पी इनिशियल, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो मुझे पता है 16/81 है, और वी इनिशियल बाई वी फाइनल का रेशो दे दिया 8/27। तो ये आ गया मेरे पास 8/27 टू द पावर गामा। मानते हो आप, नहीं मानते हो? अब आप एक काम करो, अब मुझे यहाँ से गामा कंपेयर करके निकालता हूँ मैं, तो इसको लिख लो 2/3 टू द पावर 3 गामा, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं भाई। ये क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब अपॉन 3 की क्यूब टू दी पावर गामा। तो ये यानी कि 2/3 की पावर गामा लिख सकता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई कर ली यहाँ जाके। यहाँ देखो, इसको भी सेम उसमें बनाओ, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 4, क्या दिक्कत है? अब देखो दोनों तरफ सेम बन गया। अब सेम बन गया तो हमने 8वीं कक्षा में ये पढ़ाई है कि कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को, यानी कि 3 गामा विल बी इक्वल्स टू 4, यानी कि गामा विल बी इक्वल्स टू 4/3। तो आपका सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलो जी अगला पढ़ो। अगला थ्योरेटिकल सवाल है, अगर मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है, 3 ट्रांजिशनल डिग्री, यानी कि ए का कौन सा आएगा, ए का आएगा तुम्हारा फर्स्ट। अब ए का आएगा तुम्हारा फर्स्ट, तो तुम्हारे ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे, ए का फर्स्ट, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो हो सकते हैं भाई, ये तो फोर है, ये तो गलत ही होगी। अब ध्यान से जब भी इन सवालों को आप करो तो कैसे करोगे, देखो ये बी का फोर्थ, ये तो बी ही चेक कर लो, आप पता चल जाए, क्योंकि आप डी चेक करोगे तो ये दोनों सेम है, या तो बी चेक करो या सी चेक करो। अगर मैं बी की बात करूँ, आप देखो बी क्या है, ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, डाई एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक देखते हो तो आप, एक ये दिखता है नॉन रिजिड, एक रिजिड डाई एटॉमिक। नॉन रिजिड का मतलब होता है कि यहाँ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकता है, रिजिड का मतलब होता है कि ये वाइब्रेशन करेगा ही नहीं। रिजिड मतलब वाइब्रेशन नहीं करेगा, यानी कि डायटोमिक ये है तो ये वाइब्रेशन नहीं करेगा, नो वाइब्रेशन रिजिड का मतलब। तो इसका मतलब ये तुम्हारा बी का क्या आएगा, थर्ड आएगा, बी का थर्ड आएगा, तो ये ठीक है, ये गलत है। क्लियर है, यानी कि ये नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका। क्लियर है।
फिफ्थ की बात करते हैं बच्चे। पांचवें सवाल पे जब हम आते हैं तो 4 इक्वल मोल ऑफ गिवन आइडियल गैस, 2 प्रेशर हैं P1 P2, ये गिवन है आपको। चलो कोई बात नहीं। अब द ग्राफ शोज बोथ द ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो आपको प्रेशर बताना है। देखो ध्यान से देखो, PV इज इक्वल्स टू बच्चे μRT, ठीक है। तो P जो प्रोपोर्शनल हुआ वो किसके हुआ, μR/V के, इंटू टी। किसका है, अच्छा वॉल्यूम का और उसका है, ठीक है। तो सॉरी, V और T का ग्राफ है ना, μR/P इंटू टी लिख लो। तो V है बच्चे और T ये है, ये Y एक्सिस पे है, ये M हो गया, ये X हो गया। तो स्लोप क्या है तुम्हारा, यानी कि टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू μR/P। ये तो कांस्टेंट है, यानी कि टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/10 थीटा। अब टेन थीटा की अच्छी बात क्या होती है कि एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होता है, इफ थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब स्लोप तुम्हारा इंक्रीज होता है। तो अगर तुम्हारा थीटा ज़्यादा होगा तो ये नीचे वाली डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो पी की वैल्यू कम आने वाली है। तो स्लोप किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका पी कम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 पढ़ो। व्हेन म्यू मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज, ठीक है, एडियाबैटिक। तो आपको समझ में आ गया एडियाबैटिक। तो देखो अगर आपको कभी भी पेपर में याद ना आए ना तो क्या करो, एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, 0। तो फ्लोट लगा लो। फ्लोट लगाओगे तो क्या आएगा आपका, DW विल बी इक्वल्स टू -D। इतना तो आता है ना। DU को क्या लिख सकते हो आप, -μCV/dt, ये तो लिख सकते हो ना। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, -μCV को क्या लिख सकते हो आप, F, क्या लिख सकते हो आप, F/2। या फिर इसको गामा की टर्म्स में लिख लो आप, क्योंकि गामा ही लाना है ना हमने, तो आप गामा की टर्म्स में लिख लो। चलो एफ की टर्म्स में लिख लो, F/2 इंटू आर, इतना तो याद ही है ना, dt, ठीक है। तो इसको dt को T2 - T1 लिख सकते हैं, -μF/2 r, और ये हो जाएगा T2 - T1। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो μR/F/2, और ये हो जाएगा T1 - T2। ठीक है, आसान है निकालना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी निकाल सकते हैं। कुछ कुछ चीजें आपको पता है भाई, डी यू तो हमेशा आपको पता ही रहेगा ना। अब देखो, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1+2/f। ये तो याद करते ही हो आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये और गामा के बीच में रिलेशन, ये तो फेमस रिलेशन, याद करना ही पड़ेगा। यानी कि इसको लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा-1 इज इक्वल टू 2/f। यानी कि अब ये f क्या हो गया आपका, 2/गामा-1। इतना लिखा जा सकता है, इसको पुट कर दो, यानी कि μR/2 इंटू 2/गामा-1, और ये हो जाएगा T1 - T2। ऑल्दो इसको बच्चे याद रखते हैं फॉर्मूले को, पर अगर आप भूल जाओ तो मैं निकालना बता रहा हूँ, μ-1 T1 - T2। अब मैच कर लो, μR, ये 1 माइनस गामा कर दिया मैंने, गामा आप माइनस कॉमन लोगे और ऊपर पहुंचाओगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें से माइनस निकाल लो, यहाँ T2 है ना पहले, अपना T1 है पहले, तो इसमें माइनस कॉमन लोगे तो जो है वो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है वर्क डन, बिल्कुल सही बात है, वेयर द, ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये निकालना मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इन द अबव केस व्हेन द वर्क इज डन ऑन द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड इंक्रीज। चलो जी वापस आ जाते हैं, ये तो मैंने सिखा दिया आपको। अब इस सवाल का जवाब देते हैं। ये कह रहा है आपसे बच्चे कि अगर आपका वर्क डन, यानी कि डेल्टा क्यू, तो फ्लॉट क्या होता है, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू DU प्लस डेल्टा W। ये तो पता ही होगा ना आपको, यार डेल्टा डेल्टा और यहाँ डी क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन है बच्चे, ये दोनों पाथ फंक्शन है, और ये होता है स्टेट फंक्शन, इसलिए सिंबल अलग होता है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन एक तरह से, ये समझ लो। चलो खैर, अब डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा DU किसके बराबर होगा, तो DU आपका आ जाएगा -डेल्टा W। अब वर्क डन कैसा है, ऑन द गैस है। जब वर्क डन ऑल्टा गैस होता है, ऑन द गैस होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क की बात कर रहा है।
तो अगर आप डी यू करोगे तो डी यू क्या है, नेगेटिव, एक नेगेटिव तो पहले से ही है, एक नेगेटिव और आ गया, तो वो डी यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा? आप कहोगे हाँ सर। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि U2 विल बी ग्रेटर देन U1, ठीक है। और U किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली टेम्परेचर को। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल का ज़्यादा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्लियर है भाई, इंटरनल एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है, अल्टीमेटली टेम्परेचर को। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो जी, बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू। 7 वाले पे चलते हैं। 7 वाले पे अगर आप बच्चे देखो, 7 मोल है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 7 लिख लिया मैंने। फॉर ए सर्टेन मोनो एटॉमिक, किसके लिए आया, मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक है तो एफ की वैल्यू आ गई तुम्हारी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। चलो, अंडरगोज ए इंक्रीज, डेल्टा टी इतना इंक्रीज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कोई बात नहीं, इंटरनल एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो F/2, यानी कि ये तो सीधा लिखूंगा ना मैं, म्यू सी वी डी टी। इंटरनल एनर्जी का प्रोसेस से कोई लेना देना दिया है, इंटरनल एनर्जी तो क्या होती है, फिक्स होती है भैया, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है म्यू सी वी डी टी। यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं F/2 आर डी टी, ठीक है, सॉरी F/2 पी वी, ये होती है ना काइनेटिक एनर्जी। और पी वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू आर टी, ठीक है। और F/2 आर आर म्यू, और ये होता है डी टी, ठीक है, म्यू आर डी टी। चलो ठीक है, सीधा लिख लेता हूँ डी यू, तो ये F/2 और ये सी वी बनता है, तो ये म्यू सी वी डी टी। तो ये प्रोसेस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है आइडियल गैस में, ठीक है। चलो, यानी कि आगे बच्चे, म्यू की वैल्यू 7, सी वी क्या हो गया 3, F/2 आर डी टी कितना है 40, तो जरा रखो ना, 3/2, आर कितना हो गया 25/3 गुना 40, 3 से 3 कट गया, 2 ये 20 आ गया, ये 50 आ गया, तो 50 × 7, तो ये तुम्हारा आ गया अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा भैया 7×5 3500 जूल के आसपास, यानी कि ये ऑप्शन 3486 है ना, इसने 8.3 ले लिया, मैंने इसको थोड़ा सा 25/3 ले लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। फिर ठीक है, देखे तो मुझे पता ही है 3500 है तो 3486 उसी के आसपास है, तो मैं निशान लगा दिया, मतलब ऑप्शन टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं बच्चे। एक गैस है जिसमें n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV टू द स्पेसिफिक हीट CV/CP पूछ लिया, विच इज इक्वल्स टू 1/गामा, ठीक है। तो गामा क्या होता है, 1+2/f, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है f, यानी कि n। यहाँ से मुझे पता चला कि गामा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/1+2/n, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n/n+2, n/n+2, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चे इसको जल्दबाजी में पढ़ के CP/CV ही निकाल देते हैं, तो जल्दबाजी में ये टिक जो कि नहीं करना है आपने। चलो, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे, तो फर्स्ट इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी जाए, 9 देखो, 9 कह रहा है ये मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम वाला कभी भी आप सवाल अटेम्प्ट करो ना, पहले सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, जो जो आपको पता है उसके बारे में आप एक बार दिमाग में अपने डाल लें। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि डी यू तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। अब पढ़ें, अब आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे आप, वर्क डन बाय द गैस डिक्रीज इंटरनल एनर्जी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज, तो आप सीधा ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि सेकंड विल बी द मैच। ए का जो मैच है किसके साथ बच्चे, सेकंड के साथ हो रहा है। तो आप जब ऑप्शन ढूंढो, अब आप कभी भी ऐसा सवाल करो, सवाल करना बता रहा हूँ, सवाल देखो, हम जो भी डिस्कशन लेंगे ना, ये जितने भी मैं पेपर सॉल्व करूंगा, मैं बस आपको पेपर सॉल्व करने बताऊंगा, ठीक है। बाकायदा सवाल तो डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना भी हमें सीखना है। चलो जी, ए का सेकंड, तो या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, टिक कर लो। फिर उसके बाद अब ऊपर मत जाओ, बी का 1 है, बी का 1 है, सी का 4, ये डी का, ये दो ऑप्शन, या तो सी चेक कर लो या डी चेक कर लो, सारे नहीं चेक करने, सी पे आ जाओ।
आइसोकॉरिक प्रोसेस, आइसोकॉरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि कोई वर्क नहीं होता, यानी कि नो वर्क इज डन और बाय द गैस, यानी कि फोर्थ विल बी द मैच, यानी कि सी का 4, सी का 4 कहाँ है, यहाँ सी का थर्ड दे रखा है, जो कि गलत बात है। अगर गलत बात है तो सॉरी, मैंने ऊपर लगा दिया, सी का थर्ड दे रखा है, सी का 4 है, यानी कि 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया आपको कैसे मैच करना है? तो ये अटेम्प्ट करने का तरीका है। खैर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट पढ़ो। इफ़ द हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए हमेशा। अगर हीट किसी भी सिस्टम, अरे भाई जरूरी थोड़ी ना है, क्या पता आइसोथर्मल प्रोसेस हो, क्या पता आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो उसमें आप हीट दे रहे हो तो कहाँ डी यू तो तुम्हारा क्या होगा, ये तो ज़ीरो ही है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये तो मस्ट नहीं आना चाहिए था, यहाँ में आता तो ठीक है चलता, मस्ट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तो वो बोल रहा है ना कि होना ही होना चाहिए हर प्रोसेस के लिए। अगला पढ़ो। इफ़ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय अ सिस्टम इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। वर्क डन क्या होता है बच्चे, अगर आप देखो तो पीडीवी, तो अगर वर्क डन डब्ल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है डीवी पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो नेगेटिव होता नहीं है। तो ये बात हम जानते ही हैं, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही होगा, ये मस्ट कंडीशन है। अगर वर्क नेगेटिव है तो वॉल्यूम का डिक्रीज होना मस्ट कंडीशन है, उसे होना ही पड़ेगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 विल बी द करेक्ट। यानी कि फर्स्ट तो क्या है तुम्हारा, रॉन्ग है, फॉल्स है, और सेकंड ट्रू है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। 11 वाले की तरफ चलो जी। 11 क्या कह रहा है, इनिशियल प्रेशर कितना था जी, पी नॉट, और वॉल्यूम कितना था, वी नॉट, द फाइनल प्रेशर इतना सडनली कंप्रेस्ड V/4। अच्छा तो ये एडियाबैटिक दे दिया तुम्हें, एडियाबैटिक के हिसाब से, सो V नॉट टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P फाइनल तुमसे पूछ लिया, और V फाइनल कितना हो गया, V0/4 टू द पावर गामा। तो P फाइनल विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे P0, और ये हो जाएगा 4 टू दी पावर गामा। क्लियर है कौन सा ऑप्शन हो गया, P0 4 टू दी पावर गामा, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इजी था ये। 12 वाला तो सीधा फार्मूला ही है, आपको पता ही होगा, थर्ड वाला, बस ये याद रखना है, एन क्या होता है यहाँ पे, एन विल बी इक्वल्स टू N/V पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दो, एक सवाल ऐसा भी आता है इसमें, मान लो प्रेशर कांस्टेंट कर दो ये, और आपसे पूछने लगे कि भैया आप टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो बताओ मीन फ्री पाथ क्या होगा, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, एन क्या होगा। देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, μRT। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T के। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज़, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज़। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो एन क्या होगा, डिक्रीज़, यानी कि लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज़। तो इस तरीके से इन चीज़ों के जवाब दिए जाते हैं। हाँ कब नहीं बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, अगर तुम्हारा वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे फिर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई आइसोकॉरिक प्रोसेस हो तो उसमें तुम्हारा लैम्डा सेम रहता है। ऐसे सवाल आपके नोट्स में होंगे, तो आप सभी के नोट्स क्लास में कराए जाते हैं, हर टीचर कराता है, तो आप वो जाके अच्छे से एक बार देख सकते हैं। 13 वाला देखो एक बार, बस ये मैं आपको याद कराया कि ये भी याद रखना, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट जो है ना ये बताने का, ये पॉइंट ये है कि ताकि आप याद रखो, ठीक है, याद रखो ताकि। खैर 13 वाले की तरफ चलते हैं। 13 वाला कह रहा है आपको कि दो आइसोकॉरिक प्रोसेस हैं, ठीक है, फॉर सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस, सेम मास, यानी कि पी वी इज इक्वल्स टू होता है म्यू, म्यू यानी कि स्मॉल m बाई MW मॉलिकुलर वेट RT। भाई ये म्यू ऐसे ही लिखते हो ना आप, ठीक है, यानी कि P विल बी इक्वल्स टू M बाई MW इंटू V/RT। R कांस्टेंट, M दोनों के लिए सेम है, देखो सेम दे दिया ना, सेम मास, इसकी भी टेंशन ख़त्म। अब आइडियल गैस है, ठीक है, इसकी टेंशन खत्म, M2 भी सेम हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा असल में, अगर आप यहाँ से देखें, ये y है, ये x है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y हो गया, ये x हो गया, m स्लोप बना, और टेन थीटा किसके बराबर है आपका, MR/MW इंटू V,
यानी कि टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जिसका थीटा ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिसका थीटा ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, यानी कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है। थीटा किसका ज़्यादा है? ये थीटा टू, थीटा वन, थीटा वी टू का ज़्यादा है तो वी टू वॉल्यूम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलो जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपने किया होगा, मोल दे रखा है आपको 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक। तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, तो अगर जैसे मैं बच्चा हूँ तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा, जैसे मैं यहीं लिख लूँगा, इतनी जगह तो होती नहीं है पेपर पे, तो आप यहीं लिखते चले जाओ, म्यू इज इक्वल्स टू 2। फिर मोनो एटॉमिक है तो एफ इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लो। अब ये मिक्स किया है, ये 6 मोल, यानी कि यहाँ F1 लिख लो, इसको ये 1 लिख लो, क्योंकि एक और है म्यू टू कितना है 6 मोल। अब ये डाई एटॉमिक है तो F2 लिख लो, कितना 5। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर। अब देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है तुमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV मिक्स क्या होता है? सिंपल, F मिक्स बाई 2 इंटू आर। और F मिक्स मेरे को निकालना आता ही है, म्यू 1 F1 प्लस म्यू 2 F2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2। समझ रहे हैं आप? म्यू 1 म्यू 2 यही होता है ना फॉर्मूला, या कुछ और होता है? म्यू 1 म्यू 2 F1, नहीं नहीं नहीं, म्यू 1 F1 प्लस म्यू 2 F2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा एफ मिक्स का फॉर्मूला। अब आप यहाँ से एफ मिक्स निकाल सकते हो, निकालने की कोशिश करो जी। एफ मिक्स कितना है तुम्हारा? म्यू 1 कितना हो गया तुम्हारा जी? 2 इंटू 3 प्लस म्यू 2 कितना हो गया? 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 8, यानी कि आ गया 6 प्लस 30/8, यानी कि 36/8। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? CV मिक्स विल बी इक्वल्स टू एफ मिक्स, यानी कि 36/8 इंटू 2 इंटू R। ठीक है जी, तो यहाँ से काटो इसको, ये 18 आ गया, 2 9, ये 4 आ गया, यानी कि आपका आंसर आया 9/4R। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो, यहाँ से अगर आपसे गामा मिक्स भी पूछता, मान लो इस सवाल में आपको गामा मिक्स पूछ लेता, तो 1+2/F मिक्स। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अलग से गामा का फॉर्मूला याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, एक गामा का फॉर्मूला है, μ1/γ1 - 1, ऐसे करके एक फॉर्मूला है, वो तब जब आपको 2 गामा स्ट्रेट गिवन हो, तब वो वाला लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वो कहीं ना कहीं सवाल आ जाएगा, वो भी तो टेंशन नहीं लेनी उसकी भी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब इसको अपन गायब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये इक्वेशन दे दी। अब ये आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, इक्वेशन दे दी आपको, ये उलट पुलट सी है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस होगा। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहोगे कि सर ये तो ना तो आइसोकोरिक बन रहा है, ना आइसोबारिक बन रहा है, तो फिर प्रोसेस कौन सा बन रहा है? तो ये है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या है? पॉलीट्रॉपिक। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर आपको याद हो तो ये पढ़ा जाता है, और यहाँ पे C का फॉर्मूला क्या आता है निकल के? मोलर स्पेसिफिक हीट C विल बी इक्वल्स टू CV। ठीक है जी, प्लस R/1 - X। क्लियर है? तो अब इस चीज को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि ठीक है, PV इज इक्वल्स टू क्यों आता है? μRT। तो मैं अल्टीमेटली, मुझे V तो है तो T को बदलना है, तो T को लिख सकता हूँ मैं PV। प्रोपोर्शनैलिटी है ना, तो बाकी सब तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा V2T7, ये कांस्टेंट है, यानी कि V2P⁻7 V⁻7 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि P⁻7 V⁻9 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि 1/7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा P
9/7 भाई फॉर्म में तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो p की पावर 1 करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आती है? 9/7 दिख रहा है तुम्हें? तो c इज इक्वल टू सी वी प्लस, तो सी वी कितना हो गया? कौन सी आइडियल मोनोएटॉमिक है? तो देखो ये हो गया तुम्हारा सी वी 3/2 r f/2 r f। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? f इसके लिए कितना होगा? 3 प्लस r अपॉन 1 minus 9/7, so c will be equals to 3/2r प्लस 7r ऊपर ले जाओ और ये -2 कर दो। माइनस ही हो गया ना? हाँ ठीक है, माइनस हो गया। c will be equals to 2 3r माइनस बचे 7r, so -4r/2, c will be equals to -2। तो आपका आंसर कितना आया? 4th will be the correct option। खैर क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखो जी, अब 16 क्या कह रहा है? एक द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है जी, इज चेंज्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम 5 to 4 लीटर, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू द। ये इजी सवाल है, आई होप कि आप बना लोगे। ये वही पी वी गामा, इसी से जो इस तरह का सवाल मैं कर चुका हूँ, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये अपन ये सीधा सीधा ये 1 गो वाला सवाल है, तो इसका ऑप्शन आएगा 3rd। अब आ जाते हैं हम 17 पे। 17 की अगर आप बात करें तो आपको पीवी डायग्राम दिख रहा है और द गैस ओबेज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन फॉर द पाथ ए टू बी, यानी कि ये हो गया आइसोथर्मल। पीवी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तभी तो होगा। तो आइसोथर्मल ये आइसोबारिक है, ये आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब वर्क क्या होता है? 0। तो वर्क किस किस में होगा? इसको W1 मान लो, इसको W2 मान लो। देखो यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये देखो एरो, एरो क्या दिख रहा है? एरो इधर की तरफ है ना, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन क्या होगा? W1 पॉजिटिव, और यहाँ वर्क क्या होगा? W2 नेगेटिव। दूसरी बात, देखो ऑप्शन इस तरीके से इतने अच्छे से डिज़ाइन है, ये आइसोथर्मल में लॉग का फंक्शन जरूर आता है, तो इसका मतलब 3rd ऑप्शन ही होगा। क्लियर है? तो आप सीधा भी टिक कर सकते हैं, या फिर W2, तो मुझे पता है आइसो बारिक प्रोसेस है, तो PdV माइनस एरिया अंडर ले लो, सो 10 इंटू 2, तो ये -20 सीधा आ गया। अगर मैं W1 की बात करूं, ये तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन टिक करना बता रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे सीधा ln आएगा ना इसमें। जब ऑप्शन ही ऐसे हैं तो फिर क्यों टेंशन लेनी है? ठीक है, और अगर ln भी आए किसी फंक्शन में तो उसमें फिर पता है क्या देगा? ऑप्शन ऐसे दे देता 20 - 40 ln2। अब मुझे पता है ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव होगा, तब भी यही टिक करना है। ठीक है, तो ये पेपर अटेम्प्ट करने का बता रहा हूँ तुम्हें, ऑप्शन एलिमिनेशन, कैलकुलेशन नहीं करते फिर। तो μRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, V फाइनल बाई V इनिशियल, तो ये आ जाएगा μRT ln2। T की वैल्यू रखोगे T और R की, तो आपका 40 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका जवाब देते हैं। खैर क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। देखो जी, द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज गोइंग थ्रू एन साइक्लिक प्रोसेस, तो डेल्टा यू तो क्या हो गया? 0, यानी कि फ्लॉट क्या हो गया? डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन इसमें क्या है? पॉजिटिव। वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। कैसे? साइक्लिक प्रोसेस को हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, सोचना बता रहा हूँ। कर लिया डिवाइड? ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले की, तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो एरिया अंडर द, इसकी ये होगा एरिया अंडर, आप कहोगे हाँ। फिर B2A की बात कर रहा हूँ, साइकिल पूरा हो गया। B2A में वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसके अंडर का एरिया कौन सा है? ये वाला। और ये वर्क क्या होगा? नेगेटिव। क्या ये एरिया कम है तो वर्क भी कम होगा, तो नेगेटिव कम है, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, और एरिया अंडर द कर्व कट के आ जाएगा ये। ठीक है,
तो तुम्हारा टोटल वर्क कितना आएगा पॉजिटिव। दिख रहा है ना भाई, ये वाला बचा ना, ये वाला, क्योंकि ये तो कट गया, ये तो कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ वर्क क्या आएगा पॉजिटिव। अब लिखने का तरीका, तो आप वर्क डन कैसे लिखोगे, पाई, कुछ बच्चे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया अंडर द कर्व तो सर्कल बन रहा है, नहीं, आप हमेशा क्या लिखेंगे, पाई ए बी, चाहे सर्कल हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, आप क्या लिखेंगे, पाई ए बी। क्लियर है। पाई ए बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वर्क निकाल रहे हो आप, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप वी का स्क्वायर कर दोगे तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम कर दिया। आपने अगर यहाँ ये निकाल के आर किया तो प्रेशर इंटू प्रेशर कर दिया, तो आपका गलत आएगा आंसर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, वर्क। लॉजिक है ना भाई हर एक बात में। तो यहाँ ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसको और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, पाई ए बी। तो अगर आपका ये फॉर्मूला याद रखना इसलिए बढ़िया है, याद मतलब करते ऐसे ही हैं, पाई ए बी सही, ताकि ये एलिप्स हो सर्कल हो, अब मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो पी और वी का प्रोडक्ट करना है। और अगर ये सर्कल भी है, सर्कल है, अगर ये क्या है सर्कल है, तो ये पाई आर स्क्वायर, देखो सेम ही तो बात बन रही है। लेकिन अगर आपने आर खाली ये ले लिया तो आपका देखो ये आंसर गलत आएगा। ठीक है, लॉजिक नहीं बनेगा ना उसका। सो ये आ गया आपका आंसर, पाई। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं ए को लिख लेता हूँ, ए कितना है तुम्हारा, ये माइनस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, समझ रहे हैं आप, है ना, 140 आएगा ना, हाँ ठीक है 140 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻⁻6। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया तुम्हारा 22/7 इंटू 140 इंटू 10⁻⁻, किलो पास्कल 3 इंटू 140 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर में -2 की क्यूब, यानी कि बन गया -6 मीटर क्यूब। समझ रहे हैं आप। तो अगर बच्चे मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 20, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 28 गुना 22, 28 गुना 22, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 61.6। कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू 4 10⁻²। सही बन गया ना, 14 दूनी ये कितना है, 1 2 सॉरी 3 4 5, 5 और 6 माइनस के बाद। ठीक है, चलो जी 19 की बात करते हैं। 19 में चूज करना है, देखो जी सीधी बात है, ए और बी दो प्रोसेस दे रखे हैं। ठीक है जी, अगर दो प्रोसेस दे रखे हैं तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। मानते हो अपनी, मानते हो, ठीक है। स्लोप ज़्यादा किसका है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसका स्लोप है ज़्यादा। ठीक है, अब ये कह रहा है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर प्रोसेस बी एंड ए, दोनों ही आइसोथर्मल बोल रहे हैं, गलत बात है। पी वी इज इक्वल टू के, यानी कि जिसका स्लोप कम, ये आइसोथर्मल होगा, यानी कि पी वी इज इक्वल टू के फॉर प्रोसेस बी, पी वी इज इक्वल टू के फॉर प्रोसेस ए। बिल्कुल सही बात है, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, समझ गए आप। अगले वाले ऑप्शन भी आप मैच करेंगे तो अगले वाले भी तुम्हारे क्या आने वाले हैं, गलत आने वाले हैं। ये तो प्रोसेस ए को एडियाबैटिक बता रहा है जो कि गलत है। अगले वाला फॉर प्रोसेस बी और टी इज इक्वल टू के फॉर प्रोसेस ए, तो जब आप इस इक्वेशन को लिख के देखेंगे तो इक्वेशन भी आपकी गलत आने वाली है, तो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन बनेगा मतलब। खैर, अब हम कई बच्चों को स्लोप देखने में दिक्कत आती है, मैं वो स्लोप भी बता देता हूँ। देखो स्लोप बेटा ऐसे देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से टेंजेंट ले लो, ऐसे सीधा बस इसी पॉइंट पर टेंजेंट ले लो। आप देख पा रहे हो ना, ये देखो इस वाले का ये थीटा ज़्यादा है, ये थीटा कम है। ठीक है,
अब आप कह रहे होगे सर स्लोप में तो ऐसे चलते हैं। अरे भाई स्लोप में तो ऐसे चल ले, बस नेगेटिव साइन ले ले, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव साइन ले लेते, बात वही पड़ती है, थोड़ा बेसिक मैथ है। क्लियर है जी, सेकंड ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देख के बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक हाइपोथेटिकल स्केल आपको बनाना है। सबसे पहले कोई भी स्केल हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसमें x माइनस, अब आपको याद आएगा LFP, UFP माइनस LFP, ये रहने वाला है कांस्टेंट, ठीक है। x जो भी आप रीडिंग निकालेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब ये क्या करे, एक हाइपोथेटिकल स्केल है A, जिसका आइस पॉइंट है 42 और स्टीम पॉइंट है 182। तो कौन सा स्केल है, x से लोअर कितना है 42, 182 माइनस 42, ठीक है जी। फॉर अनदर स्केल B, आइस पॉइंट है -10, एक स्केल है XB, उसका है -10 डिवाइड बाई अपर कितना है उसका 90 माइनस -10, कोई दिक्कत नहीं। अगर B रीड करता है 60 डिग्री, B रीड करता है 60 डिग्री, तो एक्स ए की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, बस सॉल्व कर लो। सो XA माइनस 42 डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपका 140, ये हो जाएगा 60 प्लस 10 70 अपॉन 100, कट गया। implies that XA minus 42 will be equals to 98, so XA will be equals to 10 यानी कि 140 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखो जी, when a metallic bimetallic strip is heated, एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप है, ये वाली दो मेटल की स्ट्रिप है, ऐसे इसको हीट कर दिया। देखो ये स्ट्रिप 1 है, ये स्ट्रिप 2 है, क्लियर है। अब गेट ट्विस्टेड, ये किधर हीट करोगे तो ट्विस्ट तो होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो है, ये आपके हिसाब से किस फॉर्म में क्या होगा, क्या इसके साथ, मतलब बाईमेटेलिक स्ट्रिप है तो देखो एक्सपेंड होगी, क्लियर है। अब एक्सपेंड, अगर ये कम एक्सपेंड हो और ये ज़्यादा एक्सपेंड हो, तो आपको नहीं लगता ये अगर ज़्यादा एक्सपेंड होगी तो इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये अगर ज़्यादा एक्सपेंड होगी तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसे हो जाएगी, क्लियर है। तो अब पढ़ो ऑप्शन, डजंट बेंड एट ऑल, गलत बात। गेट्स ट्विस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, गलत बात। आर्क की फॉर्म में जाएगा। बैंड इन द फॉर्म ऑफ आर्क, बिल्कुल सही बात है। विद द मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड, बिल्कुल सही बात है। बैंड इन द फॉर्म ऑफ आर्क विद द मोर एक्सपेंडेबल मेटल इनसाइड, नहीं, गलत बात। अगर ज़्यादा एक्सपेंडेबल इनसाइड होगा तो ये शेप, तो ये तो ज़्यादा होगा ना, फिर शेप कौन सी जाने वाली है, ये वाली, समझ रहे हैं आप। अगर ये वाला मान लो मैं ज़्यादा एक्सपेंड होता है, देखो ये चीज़ कम एक्सपेंड है, ये चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड है, तो इसकी शेप कुछ ऐसे कर देगी ना ये, क्योंकि बाहर वाला ज़्यादा एक्सपेंड होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, मतलब थियोरेटिकल सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखो जी, 22 में बैटल रॉड है एज अ बार पेंडुलम, ठीक है। इफ़ द रूम टेम्परेचर रेज बाई 10 डिग्री, द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना है, टाइम पीरियड पूछ रखा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा, अगर आपको याद हो हल्का सा, तो ये होता है परसेंटेज किसमें, हाँ टाइम पीरियड। तो देखो जी, टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2π√L/g। तो ये होता है डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल्स टू हाफ डेल्टा L/L। और डेल्टा L/L क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा डेल्टा टी। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको टी डैश से लिख लेता हूँ, क्योंकि ये डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये टेम्परेचर को। सो डेल्टा टाइम पीरियड विल हैव परसेंटेज इंक्रीज, डेल्टा टी बाई टी डैश विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू
अल्फ़ा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा टी कितना है 10, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 10⁻, कितना आया -5। परसेंटेज निकालनी है तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि इतने परसेंट आ गया, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, और बेसिक सा सवाल था ये। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखो बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है आपसे कि एक सेकंड पेंडुलम है, ठीक है, चलो स्टील वायर आपने ठीक है यूज किया है। द क्लॉक शो करेक्ट टाइम at 25 degrees Celsius. How much time does the clock lose or gain in 1 week when the temperature is increased to 35 डिग्री सेल्सियस? अल्फा आपको दे रखा है, यानी कि ये पुराने वाला ही सवाल बन गया। तो अल्टीमेटली डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। ये टी डैश में टेम्परेचर को कैसे, टेम्परेचर होता है ना ये, इसको टी डैश, ये टेम्परेचर होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अलग अलग रख दिया। तो अब लूज और गेन का तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप तो सिंपल करो, डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फा बोले तो 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी बोले तो तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 10 डिग्री आ गया, डिफरेंस आ गया 10 आपका। तो जब आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5, डेल्टा टी बाई टी आ गया। अब ये क्या कह रहा है, कितना एक वीक के अंदर कितना टाइम लूज और गेन हुआ, यानी कि डेल्टा टी कितना कितना डिफरेंस आया तुम्हारा। तो डेल्टा टी 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टाइम, टाइम मतलब सेकंड, एक वीक में कितने सेकंड होंगे उसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन 1 वीक में क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, एक वीक बोले तो तुम्हारे एक दिन की बात कर लेते हैं, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड गुना 7। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आता है आपका 36.29। जब आप फाइनल रिजल्ट मतलब तो कैलकुलेशन ही है 36.29, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी, अगले वाले पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड ब्रास स्फीयर इज रोटेटिंग विद एंगुलर speed omega about its diameter. चलो, if its temperature is now increased by 100 degrees Celsius, what will be its new angular speed? देखो L is equals to I omega, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, ठीक है। आप कह रहे हो कि उसका जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है और उसका रेडियस में चेंज आएगा नहीं आएगा, डायमीटर में चेंज आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ओमेगा विल बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। और आई क्या होता है तुम्हारा, अगर देखा जाए तो mr², mr² मतलब r मतलब डायमीटर, d/2 लिख लो इसको, यानी कि मैं बस प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना चाहता हूँ, i प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/r, मतलब ये डायमीटर लिख लो, डायमीटर का स्क्वायर यानी कि डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इसको डेल्टा ओमेगा बाई इसको वैसे लिख सकता हूँ विल बी इक्वल्स टू, अब पावर नीचे है तो ये माइनस हो जाता है 2 डेल्टा d/d। आई होप कि आपको लिखना आता होगा। लिखने का मतलब क्या है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू सम के कांस्टेंट बाई डी स्क्वायर, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं ना, एल एन ओमेगा एल एन के प्लस एल एन, ये हो गया ना ए माइनस बी, सॉरी, माइनस एल एन डी स्क्वायर, तो ये -2 एल एन डी, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस का आ गया ना, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो इसको सीधा ही ऐसे लिख लेते हैं। एरर वाला आपको आता ही होगा, कहने का मतलब ये है। और ये विद साइन ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ हम परसेंटेज एरर नहीं निकाल रहे हैं, हम चेंज देख रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा विल बी इक्वल्स टू -2 डेल्टा डी, कितना है जी, डेल्टा डी बाई डी क्या, अल्फा डेल्टा टी, सिंपल। तो ये -2 इंटू अल्फा बोले तो 2 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि कितना 100 का चेंज किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया -4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, यानी कि -0.004, ठीक है। और ये डेल्टा ओमेगा यानी कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और ओमेगा इनिशियल कितना है ओमेगा नोट, तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नोट -0.004, यानी कि, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा
ओमेगा नॉट की डिवाइड बाई ओमेगा है ना, तो इंटू ओमेगा नॉट वापस ले जाओ इधर ही। समझ रहे हैं आप? ये मैंने ये करके इसको ओमेगा नॉट की मल्टीप्लाई डेल्टा ओमेगा ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट, तो ये हो जाएगा 0.996 ओमेगा नॉट। आई होप कि आपके समझ आ रहा होगा। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, यही इसी को थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो जी, अगला सवाल देखो। और ये सवाल आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ही कर रहे हैं। ये मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि कैसे सोचा जाता है, कैसे हो। तो आप पेपर अटेम्प्ट करो, जो ग्रुप है टेलीग्राम वाले, वहाँ आपका जो भी पेपर होगा, आप पहले पेपर अटेम्प्ट करो, अपनी की मिला लो। जो जो सवाल आपके फंस रहे हैं, ईमानदारी से उनके सॉल्यूशन देख लो, या जिनमें डाउट भी है कि आपने थोड़ा तुक्का लगा के बना दिए हैं, वो सब के आपको देखने। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आप पढ़ोगे इसको। इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेज बाई 2%, ये कह रहा है आपसे डेल्टा एल बाई एल, ये आपका है 2/100, 2% यानी कि 2/100। ठीक है। एरिया ऑफ द बेस देखो, अब इसमें अच्छी बात क्या है, ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, आपने इसको हीट किया, तो अगर ये इतना बढ़ा, तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं, एक लॉजिकल बात आपको याद आएगी, आपके नोट्स में लिखी हुई होगी सब बच्चों के। अगर मैं आपको कहूं कि ये ऐसे हो गया, क्या आप ये कहोगे खाली ये ऐसे हो जाएगा? लेंथ इंक्रीज होगी इसकी ऐसे, या ये वाला सही है, या फिर मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, या कुछ इस तरीके से सही होगा, इस तरीके से सही होगा? आप कौन सा सही मानेंगे? देखो, आप पक्का दिमाग में आएगा ये वाला, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ठीक है, तो लीनियर डायमेंशन में तो उतना ही चाहिए जानना है, यानी कि डेल्टा एल बाई एल जो है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो डायमेंशन है डेल्टा कितना, आर बाई आर, ये भी 2% ही होगा। आप कहोगे हाँ, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल्स टू 2 डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर कितना है? 2%, 2 दूनी 4, यानी कि 4%। टिक करो, आगे बढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल आ गया जी आपका 26। ये कह रहा है कि यूट्यूब है, तो इधर टेम्परेचर ये दे दिया T1, इसका टेम्परेचर दे दिया इन्होंने T1, इसका T2। ठीक है, ये लेंथ है L2, ये लेंथ है L1, और आपसे पूछ लिया कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू। अब ये सवाल बच्चे को बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, बनाने में उसको थोड़ी सी कठिनाई होती है। अब आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसके बारे में सोचने का तरीका क्या है? देखो, मुझे तो एक चीज पता है, मुझे एक चीज सिखाई गई है कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर मैं इस इन दो पॉइंट को ले लूं, इन दो, तो वर्टिकल हाइट लूंगा मैं, तो इन दोनों पॉइंट का अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ये मतलब यूट्यूब, इसको शेप अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो ऐसे समझ लो, ये ऐसे, तो सेम ही बात है। इधर 2 पॉइंट मैंने ये माने हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो यहाँ का प्रेशर सेम होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ, ठीक है, ये ऐसे यू शेप बन रही है, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दो, शेप पे बताने का मतलब वही है, ए बी, यानी कि पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी। ये मैं जानता हूँ हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कि पी ए को अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी, रो वन जी एल वन विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो टू जी एल टू। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पी नॉट से पी नॉट कट गया। अगर मैं रो वन की बात करूं, डेंसिटी की, तो आप डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करते हैं? डेंसिटी अगर टेम्परेचर के साथ चेंज होगी तो ये होते हैं रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा। ठीक है जी, डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे कितना दे रखा है आपको टेम्परेचर? ये T1। क्लियर है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात है बस। फिर आगे चलेंगे हम। L1 विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया रो नॉट अपॉन, भाई डेंसिटी चेंज हो रही है ना, अब इसके बारे में बात करेंगे क्यों चेंज हो रही है, क्या चक्कर है, और जी दोनों तरफ से कट हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, अगर आप देखो इसकी वर्टिकल, अदर आप सिंपल अगर पानी भरते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आपने पानी भर दिया, तो आपको पता है ना, ये अगर यूट्यूब सेम है, सेम एरिया है इसका, सब कुछ सेम है, तो ये हाइट सेम रहेगी। आप कहेंगे हाँ सर, हाइट सेम रहेगी, नहीं रहेगी? लेकिन यहाँ हाइट का डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्यों हो रहा है यहाँ पे? भाई कोई तो लॉजिक होगा ना,
वो लॉजिक क्या है, इस आर्म का टेम्परेचर T2 है, इस आर्म का टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ एक्सपेंशन अलग है, यहाँ एक्सपेंशन अलग है, तो वही एक्सपेंशन के बारे में ये बात कर रहा है। क्लियर है? तो अब देखो आप ध्यान से, रो नोट से रो नोट को कट करो, यानी कि L1 प्लस गामा, ठीक है, L1 T2 विल बी इक्वल्स टू L2 प्लस L2 गामा T1। तो इसको ले आओ, L1 माइनस L2 विल बी इक्वल्स टू गामा L2 T1 माइनस L1 T2। थोड़ा डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L1 माइनस L2 अपॉन L2 T1 माइनस L1 T2। तो ऑप्शन मैच करो, L1 माइनस L2 अपॉन L2 T1 माइनस L1 T2, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सवाल अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, ये आपसे एपरेंट पूछ रहा है, तो सिंपल है सवाल, यानी कि डेल्टा वी वाई वी विल बी इक्वल्स टू गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, फाइनल द लिक्विड ऑक्यूपाइज इतना ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि फाइनल दे दिया आपको 3/4 ऑफ वी, यही है ना। 3V कितना है, व्हेन द वेसल इज हीटेड ए वेसल इज हाफ फिल्ड। ठीक है, इनिशियल, अच्छा ठीक है, तो ये क्या कर लिया, देखो सवाल में जब आप पढ़ोगे, ये हाफ फिल्ड है लिक्विड इतने पे, व्हेन द वेसल इज हीटेड इतने तक हीट कर दिया, द लिक्विड ऑक्यूपाइड 3/4 वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मैंने वी मान लिया, तो इसका हाफ फिल था ना पहले वाटर, V/2 डिवाइड बाई V/2 विल बी इक्वल्स टू गामा एपेरेंट इनटू डेल्टा टी कितना है 100। तो इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 1/2 V/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आपका गामा जो एपेरेंट आएगा कितना आ जाएगा 4 V/4 बन गया ना, V/2, 2 दूनी 4, ये कट गया, यानी कि आ गया आपका गामा एपेरेंट विल बी इक्वल्स टू ये आ गया 1/2 गुना 100, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 0.005 ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 28 पे चलते हैं। मोलर वेट ऑफ O2 एंड N2, इनका मोलर वेट दे रखा है। एट 15 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ऑफ दिस O2, 1 ग्राम O2 विल बी द सेम एज दैट ऑफ 1 ग्राम N2 इन द सेम बोतल, यानी कि सेम बोतल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी कि PV इज इक्वल टू म्यू RT का मतलब M/MW इंटू RT। ये कह रहा है आपसे कि प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम सेम हो गया, मास भी सेम है, तो इसका मतलब R तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि T/MW का रेशो क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट बनना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट बनना चाहिए तो T कितना है, पहले 15 डिग्री सेल्सियस को कितना कर लेंगे, 273 प्लस 15, तो ये 288 हो गया। तो 288 केल्विन में करेंगे ना भाई कन्वर्ट, डिवाइड बाई MW O2 का मास कितना होता है 32, T निकालना है आपको किसका, N2 का, और N2 का मास कितना होता है 28, तो ये कट कर दो 16, ये कट करोगे 14, 7, 8, फिर 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 8×3 = 24, 8×3 = 24, 4 8 6 48, यानी कि T विल बी इक्वल्स टू 36 इंटू 7, 7 6 42, 2 4 7 21 और 4 25, सो यानी कि माइनस में आएगा कुछ, 273 में से 251 घटा लो, 2 7 5 2 कुछ, अरे सॉरी 252 है ना, 21 माइनस के 21 डिग्री, ये ऑप्शन आ गया, समझे आप। चले जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो जी, अब 29 थोड़ा सा आसान ही है, लेकिन इसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखो, ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम V at pressure P at room temperature T, its pressure first increased by 50%, देन डिक्रीज बाई 50%, यानी कि जो 50% इंक्रीज होकर जो प्रेशर आया वो 50% डिक्रीज किया है। ये समझने वाली बात है, बस जो बच्चा इसको समझ जाता है बस उसका सवाल हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है तुम्हारी, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वी फाइनल, अब ये कौन सा प्रोसेस है भैया, ये है तुम्हारा वी प्रोसेस डिक्रीज
ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा कुछ वो दे रखा है क्या, बहुत कांस्टेंट, अच्छा हाँ, यही तो है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। यानी कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी के है, ये आ गया ना। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, प्रेशर 50% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू पी इनिशियल, इनवर्स में है ना, तो मैं 100 मान लेता हूं। ठीक है, प्रेशर इनिशियल को 100 मान लेता हूं, क्योंकि यहीं से करना आसान होता है। 100, अब मुझे सीधा पता है ना, 100/100/150 कट कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि वी फाइनल आपका आ गया 2/3V। क्लियर है। और तुम्हारा प्रेशर कहाँ है, प्रेशर है तुम्हारा 150, क्योंकि अब 150 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से वो क्या है, बस यही बच्चे सोचने में गड़बड़ कर देते हैं। अब सेकंड का मतलब है, देखो वी फाइनल डैश अपॉन वी तुम्हारा ये वाला, अब ये वाला लेंगे, यहां तक पहुंच चुके हैं हम, वॉल्यूम मेरा ये है अब इनिशियल, तो वॉल्यूम कितना हो गया मेरा 2/3V। ठीक है, 2/3V ये मैं निकाल चुका हूं, विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल, पी फाइनल बाई पी इनिशियल कितना है 150। अब 150 का 50% कितना बना जी, कट गया 75, यानी कि इसमें से तुमने 75 घटा दिया, 75 घटा दिया तो ये वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 75, तो ये 2 बन गया। सो वी फाइनल डैश विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/3V, कट गया, यानी कि आपका फाइनल आंसर आया V/3 ऑप्शन। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, 2/3, तो ये फाइनल एक बन गया तुम्हारा, 1 मिनट, वी फाइन, अच्छा फाइनल मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये भाई इधर वी फाइनल है ना, तो ये यहाँ पी इनिशियल आएगा, इनिशियल कितना है तुम्हारा 150, अरे पी इनिशियल बाई पी फाइनल होता है ना, फाइनल डैश, तो ये पी इनिशियल तो यहाँ से शुरू करोगे ना कैलकुलेशन, तो ये 150 है, और इसका 50% 75 है, तो ये 75 है, फाइनली 75 हो गया ना, तो ये 2 यानी कि ऊपर होगी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4V/3। बस यही ध्यान रखना है। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि ये आपने यहां से किया, वॉल्यूम निकाल लिया आपने, 100 लिया, 100 से कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है, तो ये 50% 150 आ गया सीधा। अब तुम्हारा सवाल ये बना, अब इसका 50% तुम, अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, सवाल यहां बन गया, ये सवाल है, अब ये अगली कंडीशन के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कंटेनर है, चलो बना लो जी, दो आइडेंटिकल कंटेनर है, ऐसे है, स्मॉल पाइप से इनिशियली कंटेन सेम गैस, यानी कि पी नॉट वी नॉट टी नॉट, पी नॉट वी नॉट टी नॉट। ठीक है, यहाँ म्यू 1, ये म्यू 2। ठीक है, फिर ये कह रहा है एक कंटेनर है इज नाउ मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर वाइल, ये क्या किया इसने, कुछ ऐसे किया, ये कहना चाह रहा है आपसे कि पी नॉट वी नॉट, ये तो टी नॉट पे ही आपने मेंटेन कर लिया, जबकि दूसरे वाला आपने मेंटेन कर लिया 3T0 पे। ठीक है, तो आपको कॉमन प्रेशर बताना है और आपने इसको मिला दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ म्यू 1 डैश या म्यू 2 डैश मुझे नहीं पता क्या है कितना है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि म्यू 1 प्लस म्यू 2 इनिशियल जितना था नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो फाइनल भी उतने ही होंगे। म्यू 1 प्लस म्यू 2 फाइनल होंगे नहीं होंगे, भाई कहीं भग थोड़ी ना जाएंगे मॉलिक्यूल, भाई जितने पहले थे आपने ये कर दिया तो उतने ही रहेंगे। इनिशियली कंटेन, ये दे रखे बाई ए स्मॉल पाइप, इनिशियली कंटेन द गैस पी नॉट वी नॉट, अब ये स्मॉल पाइप से आपने जोड़ दिए तो प्रेशर ठीक है, मॉलिक्यूल इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन रहेंगे तो उतने। म्यू क्या होता है, म्यू अगर मैं आपसे पूछूं PV/RT, ये होता है, लिखो बस, इनिशियली पी नॉट वी नॉट बाई आर टी नॉट प्लस पी नॉट वी नॉट बाई आर टी नॉट, ये इनिशियल हो गया, विल बी इक्वल्स टू फाइनल, फाइनल क्या है पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट आर टी नॉट प्लस, क्या पूछा क्या गया है, पूछा है आपसे कॉमन प्रेशर, तो कॉमन प्रेशर मैंने मान लिया बाद में पी दोनों तरफ का, तो ये हो गया जी PV0/RT0 इस वाले का म्यू 1 प्लस फाइनली क्या हो जाएगा PV0, वी तो सेम ही है, सेम कंटेनर है, डिवाइड बाई आर इंटू, बस यहाँ 3T0 आना है। अब आप कर लो PV0, देखो V0 गया, RT0 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 RT0,
तो यहाँ से बन गया 2p0 विल बी इक्वल्स टू p1 + 1/3, यानी कि 2p0 विल बी इक्वल्स टू p इंटू 4/3। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 2 दूनी 4, यानी कि p विल बी इक्वल्स टू 3/2 p0। 3/2 p0 कहाँ है भैया, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाला चलो 31 देखो आप, 31 तो आपको सीधा सीधा यहाँ से पास हो रहा है ओरिजिन से, यानी कि पी वी इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास म्यू आर टी। ठीक है, सो वी प्रोपोर्शनल क्या है, टी, ये तभी हो सकता है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट, ओरिजिन से पास होगा। चले जी अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं, 32 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आप पढ़ोगे इसको, इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेज बाई 2%, ये कह रहा है आपसे डेल्टा एल बाई एल, ये आपका है 2/100, 2%, यानी कि 2/100। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस, देखो अब इसमें अच्छी बात क्या है, ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, आपने इसको हीट किया, तो अगर ये इतना बढ़ा, तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं, एक लॉजिकल बात आपको याद आएगी, आपके नोट्स में लिखी हुई होगी सब बच्चों के, अगर मैं आपको कहूं कि ये ऐसे हो गया, क्या आप ये कहोगे खाली ये ऐसे हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज होगी इसकी ऐसे, या ये वाला सही है, या फिर मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, या कुछ इस तरीके से सही होगा, इस तरीके से सही होगा, आप कौन सा सही मानेंगे? देखो आप पक्का दिमाग में आएगा ये वाला, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ठीक है, तो लीनियर डायमेंशन में तो उतना ही चाहिए जानना है, यानी कि डेल्टा एल बाई एल जो है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो डायमेंशन है डेल्टा कितना आर बाई आर, ये भी 2% ही होगा। आप कहोगे हाँ, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल्स टू 2 डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर कितना है, 2%, 2 दूनी 4, यानी कि 4%। टिक करो, आगे बढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल आ गया जी आपका 26। ये कह रहा है कि यूट्यूब है, तो इधर टेम्परेचर ये दे दिया T1, इसका टेम्परेचर दे दिया इन्होंने T1, इसका T2। ठीक है, ये लेंथ है L2, ये लेंथ है L1, और आपसे पूछ लिया कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू। अब ये सवाल बच्चे को बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, बनाने में उसको थोड़ी सी कठिनाई होती है। अब आउट ऑफ द बॉक्स तो इसके बारे में सोचने का तरीका क्या है, देखो मुझे तो एक चीज पता है, मुझे एक चीज सिखाई गई है कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर मैं इन दो पॉइंट को ले लूं, इन दो तो वर्टिकल हाइट लूंगा मैं, तो इन दोनों पॉइंट का अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ये मतलब यूट्यूब, इसको शेप अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो ऐसे समझ लो, ये ऐसे, तो सेम ही बात है, इधर 2 पॉइंट मैंने ये माने हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो यहाँ का प्रेशर सेम होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ, ठीक है, ये ऐसे यू शेप बन रही है, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दो, शेप पे बताने का मतलब वही है, ए बी, यानी कि पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी, ये मैं जानता हूँ हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कि पी ए को अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी, रो वन जी एल वन विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो टू जी एल टू। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पी नॉट से पी नॉट कट गया। अगर मैं रो वन की बात करूं डेंसिटी की, तो आप डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करते हैं, डेंसिटी अगर टेम्परेचर के साथ चेंज होगी तो ये होते हैं रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा। ठीक है जी, डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे कितना दे रखा है आपको टेम्परेचर, ये T1। क्लियर है जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात है बस, फिर आगे चलेंगे हम। L1 विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया रो नॉट अपॉन, भाई डेंसिटी चेंज हो रही है ना, अब इसके बारे में बात करेंगे क्यों चेंज हो रही है, क्या चक्कर है, और जी दोनों तरफ से कट हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, अगर आप देखो इसकी वर्टिकल, अदर आप सिंपल अगर पानी भरते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आपने पानी भर दिया, तो आपको पता है ना, ये अगर यूट्यूब सेम है, सेम एरिया है इसका, सब कुछ सेम है, तो ये हाइट सेम रहेगी। आप कहेंगे हाँ सर, हाइट सेम रहेगी, नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ हाइट का डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्यों हो रहा है यहाँ पे, भाई कोई तो लॉजिक होगा ना। वो लॉजिक क्या है, इस आर्म का टेम्परेचर T2 है, इस आर्म का टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ एक्सपेंशन अलग है, यहाँ एक्सपेंशन अलग है, तो वही एक्सपेंशन के बारे में ये बात कर रहा है। क्लियर है?
तो अब देखो आप ध्यान से, रो नोट से रो नोट को कट करो, यानी कि L1 प्लस गामा, ठीक है, L1 T2 विल बी इक्वल्स टू L2 प्लस L2 गामा T1। तो इसको ले आओ, L1 माइनस L2 विल बी इक्वल्स टू गामा L2 T1 माइनस L1 T2। थोड़ा डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L1 माइनस L2 अपॉन L2 T1 माइनस L1 T2। तो ऑप्शन मैच करो, L1 माइनस L2 अपॉन L2 T1 माइनस L1 T2, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सवाल अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, ये आपसे एपेरेंट पूछ रहा है, तो सिंपल है सवाल, यानी कि डेल्टा वी वाई वी विल बी इक्वल्स टू गामा एपेरेंट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, फाइनल द लिक्विड ऑक्यूपाइज इतना ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि फाइनल दे दिया आपको 3/4 ऑफ वी, यही है ना। 3V कितना है, व्हेन द वेसल इज हीटेड ए वेसल इज हाफ फिल्ड। ठीक है, इनिशियल, अच्छा ठीक है। तो ये क्या कर लिया, देखो सवाल में जब आप पढ़ोगे, ये हाफ फिल्ड है लिक्विड इतने पे, व्हेन द वेसल इज हीटेड इतने तक हीट कर दिया, द लिक्विड ऑक्यूपाइड 3/4 वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मैंने वी मान लिया। तो इसका हाफ फिल था ना पहले वाटर, V/2 डिवाइड बाई V/2 विल बी इक्वल्स टू गामा एपेरेंट इंटू डेल्टा टी कितना है 100। तो इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 1/2 V/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आपका गामा जो एपेरेंट आएगा कितना आ जाएगा 4 1/V/4 बन गया ना, V/2, 2 दूनी 4, ये कट गया, यानी कि आ गया आपका गामा एपेरेंट विल बी इक्वल्स टू ये आ गया 1/2 गुना 100, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 0.005, 0.005, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 28 पे चलते हैं। मोलर वेट ऑफ O2 एंड N2, इनका मोलर वेट दे रखा है। एट 15 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ऑफ दिस O2, 1 ग्राम O2 विल बी द सेम एज दैट ऑफ 1 ग्राम N2 इन द सेम बोतल, यानी कि सेम बोतल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी कि पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी का मतलब M/mw इंटू आर टी। ये कह रहा है आपसे कि प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम सेम हो गया, मास भी सेम है, तो इसका मतलब आर तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि T/mw का रेशो क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट बनना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट बनना चाहिए तो टी कितना है, पहले 15 डिग्री सेल्सियस को कितना कर लेंगे, 273 प्लस 15, तो ये 288 हो गया। तो 288 केल्विन में करेंगे ना भाई कन्वर्ट, डिवाइड बाई एम डब्ल्यू O2 का मास कितना होता है 32, टी निकालना है आपको किसका, N2 का, और N2 का मास कितना होता है 28। तो ये कट कर दो 16, ये कट करोगे 14, 7, 8, फिर 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 8 × 24, 8 × 24, 4 8 6 48, यानी कि टी विल बी इक्वल्स टू 36 इंटू 7, 7 6 42, 2 4 7 21 और 4 25। सो यानी कि माइनस में आएगा कुछ, 273 में से 251 घटा लो, 2 7 5 2 कुछ, अरे सॉरी 252 है ना, 21 माइनस के 21 डिग्री, ये ऑप्शन आ गया, समझे आप। चले जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो जी, अब 29 थोड़ा सा आसान ही है, लेकिन इसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखो, ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम V at pressure P at room temperature T, its pressure first increased by 50%, देन डिक्रीज बाई 50%, यानी कि जो 50% इंक्रीज होकर जो प्रेशर आया वो 50% डिक्रीज किया है। ये समझने वाली बात है, बस जो बच्चा इसको समझ जाता है बस उसका सवाल हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है तुम्हारी, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वी फाइनल, अब ये कौन सा प्रोसेस है भैया, ये है तुम्हारा वी प्रोसेस डिक्रीज हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा कुछ वो दे रखा है क्या,
बहुत कांस्टेंट, अच्छा यही तो है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। यानी कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी के है, ये आ गया ना। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, प्रेशर 50% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू पी इनिशियल, इनवर्स में है ना, तो मैं 100 मान लेता हूं। ठीक है, प्रेशर इनिशियल को 100 मान लेता हूं, क्योंकि यहीं से करना आसान होता है। 100, अब मुझे सीधा पता है ना, 100/100/150 कट कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि वी फाइनल आपका आ गया 2/3V। क्लियर है। और तुम्हारा प्रेशर कहाँ है, प्रेशर है तुम्हारा 150, क्योंकि अब 150 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से वो क्या है, बस यही बच्चे सोचने में गड़बड़ कर देते हैं। अब सेकंड का मतलब है, देखो वी फाइनल डैश अपॉन वी तुम्हारा ये वाला, अब ये वाला लेंगे, यहां तक पहुंच चुके हैं हम, वॉल्यूम मेरा ये है अब इनिशियल, तो वॉल्यूम कितना हो गया मेरा 2/3V। ठीक है, 2/3V ये मैं निकाल चुका हूं, विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल, पी फाइनल बाई पी इनिशियल कितना है 150। अब 150 का 50% कितना बना जी, कट गया 75, यानी कि इसमें से तुमने 75 घटा दिया, 75 घटा दिया, तो ये वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 75, तो ये 2 बन गया। सो वी फाइनल डैश विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/3V, कट गया, यानी कि आपका फाइनल आंसर आया V/3 ऑप्शन। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, 2/3, तो ये फाइनल एक बन गया तुम्हारा, 1 मिनट, वी फाइन, अच्छा फाइनल मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये भाई इधर वी फाइनल है ना, तो ये यहाँ पी इनिशियल आएगा, इनिशियल कितना है तुम्हारा 150, अरे पी इनिशियल बाई पी फाइनल होता है ना, फाइनल डैश, तो ये पी इनिशियल तो यहाँ से शुरू करोगे ना कैलकुलेशन, तो ये 150 है, और इसका 50% 75 है, तो ये 75 है, फाइनली 75 हो गया ना, तो ये 2 यानी कि ऊपर होगी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4V/3। बस यही ध्यान रखना है। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि ये आपने यहां से किया, वॉल्यूम निकाल लिया आपने, 100 लिया, 100 से कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है, तो ये 50% 150 आ गया सीधा। अब तुम्हारा सवाल ये बना, अब इसका 50% तुम, अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, सवाल यहां बन गया, ये सवाल है, अब ये अगली कंडीशन के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कंटेनर है, चलो बना लो जी, दो आइडेंटिकल कंटेनर है, ऐसे है, स्मॉल पाइप से इनिशियली कंटेन सेम गैस, यानी कि पी नॉट वी नॉट टी नॉट, पी नॉट वी नॉट टी नॉट। ठीक है, यहाँ म्यू 1, ये म्यू 2। ठीक है, फिर ये कह रहा है एक कंटेनर है इज नाउ मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर वाइल, ये क्या किया इसने, कुछ ऐसे किया, ये कहना चाह रहा है आपसे कि पी नॉट वी नॉट, ये तो टी नॉट पे ही आपने मेंटेन कर लिया, जबकि दूसरे वाला आपने मेंटेन कर लिया 3T0 पे। ठीक है, तो आपको कॉमन प्रेशर बताना है और आपने इसको मिला दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ म्यू 1 डैश या म्यू 2 डैश मुझे नहीं पता क्या है कितना है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि म्यू 1 प्लस म्यू 2 इनिशियल जितना था नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो फाइनल भी उतने ही होंगे। म्यू 1 प्लस म्यू 2 फाइनल होंगे नहीं होंगे, भाई कहीं भग थोड़ी ना जाएंगे मॉलिक्यूल, भाई जितने पहले थे आपने ये कर दिया तो उतने ही रहेंगे। इनिशियली कंटेन, ये दे रखे बाई ए स्मॉल पाइप, इनिशियली कंटेन द गैस पी नॉट वी नॉट, अब ये स्मॉल पाइप से आपने जोड़ दिए तो प्रेशर ठीक है, मॉलिक्यूल इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन रहेंगे तो उतने। म्यू क्या होता है, म्यू अगर मैं आपसे पूछूं PV/RT, ये होता है, लिखो बस, इनिशियली पी नॉट वी नॉट बाई RT0 प्लस पी नॉट वी नॉट बाई RT0, ये इनिशियल हो गया, विल बी इक्वल्स टू फाइनल, फाइनल क्या है पी नॉट वी नॉट बाई T0 RT0 प्लस, क्या पूछा क्या गया है, पूछा है आपसे कॉमन प्रेशर, तो कॉमन प्रेशर मैंने मान लिया बाद में पी दोनों तरफ का, तो ये हो गया जी PV0/RT0 इस वाले का म्यू 1 प्लस फाइनली क्या हो जाएगा PV0, वी तो सेम ही है, सेम कंटेनर है, डिवाइड बाई R इंटू, बस यहाँ 3T0 आना है। अब आप कर लो PV0, देखो V0 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 गया, RT0 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 RT0, तो यहाँ से बन गया 2P0 विल बी इक्वल्स टू P1 + 1/3,
यानी कि 2p0 विल बी इक्वल्स टू p इंटू 4/3। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 2 दूनी 4, यानी कि p विल बी इक्वल्स टू 3/2 p0। 3/2 p0 कहाँ है भैया, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाला चलो 31। 31 देखो आप, 31 तो आपको सीधा सीधा यहाँ से पास हो रहा है ओरिजिन से, यानी कि पी वी इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास म्यू आर टी। ठीक है, सो वी प्रोपोर्शनल क्या है, टी। ये तभी हो सकता है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट, ओरिजिन से पास होगा। चले जी अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं, 32 पे। तो ऐसा सवाल आप जब भी करते हैं, इसमें दे रखा है आपको 10 ग्राम, ये कैलोरीमेट्री सवाल है। तो आप जब भी इस सवाल को, तो 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम आइस ऐसे लिख लो, हमेशा हमेशा ऐसे ही करना है, फिक्स पैटर्न होता है इस सवाल को करने का, ताकि आपको सब कुछ ईजिली दिख जाए। करना क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको। और ये कहाँ है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आप 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर बोले तो H2O। ठीक है जी, कितने पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। तो आप क्या करो, देखो ध्यान से देखना आप बच्चे। पहले क्या करोगे, पहले आपको कुछ नहीं करना, ये तो देगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे है, और ये एनर्जी लेगा, इतना तो समझ में आ रहा है। ये देख रहे हो आप, 30 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप इसको पहले 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम H2O, आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, इतनी अवेलेबल है मेरे पास यहाँ तक, इतना 30 से 0 आ सकता है। अब आप कहोगे 0 से सर नीचे भी, तो नहीं, 0 से नीचे नहीं, इसके बाद तो फेस कन्वर्जन होता है। ठीक है, इसके बाद वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, कुल मिला के बात ये है। तो मेरे पास इतनी अवेलेबल है, यानी कि क्यों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ MS डेल्टा टी, तो M कितना है 10, S कितनी होती है वाटर की 1 इंटू 30, यानी कि मेरे पास 300 कैलोरी अवेलेबल है। ठीक है, इतनी मेरे पास अवेलेबल है। अब कहने की बात क्या है, अगर 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 इसको मैं कन्वर्ट करूं, इसको मैं कन्वर्ट करूं किस में बच्चे, 10 ग्राम वाटर में। पहले आप क्या करो, दोनों को वाटर पे ले आओ 0 डिग्री सेल्सियस। देखो आपने क्या किया, इधर भी जो लिखा आपने उसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, इधर है उसको भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो एनर्जी गेन करेगा, ये एनर्जी लूज करेगा, यानी कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है। क्लियर है, तो आपके पास अभी क्या है, इतने ग्राम वाटर आपके पास हो गया। अब इसको कन्वर्ट करने में, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे क्यों, तो कन्वर्जन में कितना लगा, ml, m कितना है 10, l कितना होता है 80, तो आपके पास है 800 कैल, यानी कि 800 कैलोरी आपको हीट चाहिए इस 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होने में। अवेलेबल कितनी है, 300। तो इसका मतलब जो आपका, अब ये क्या करेगा, देखो 300 अवेलेबल है, तो 300 अगर ये ले लेगा तो 500 तो और भी ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सॉल्यूशन बना, आपका जो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर में 10 ग्राम तो वाटर ये तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से 10 ग्राम आइस का कितना हिस्सा कन्वर्ट हुआ, सिर्फ इतना। समझ रहे हैं आप भाई, ये 300 कैल एनर्जी ये खा लेगा, तो सिर्फ उतना ही तो मास कन्वर्ट होगा। तो कितना मास कन्वर्ट होगा मैं वो निकालूंगा, यहाँ से मुझे पता चल गया, क्योंकि सारा का सारा तो कन्वर्ट होने में तो 800 चाहिए। तो मेरा सवाल, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो M Q इज इक्वल टू ML बाई L, यानी कि मेरे पास अवेलेबल कितनी है 300, L कितना है 80, तो 8 दिया 24.6087 56, 8 पंजे 40, यानी कि इतने ग्राम वाटर कन्वर्ट हुआ। यानी कि फाइनल जो मिक्सचर बना, 10 ग्राम तो ये रहा, 3 ग्राम ये रहा, तो यानी कि 13.75 इतने ग्राम तो है आपके पास H2O, और बाकी है बची हुई आपके पास आइस। लेकिन ये सब कुछ है कितने पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर तो होगा ये। लेकिन ये पूरा सवाल मैंने इसलिए आपको समझाया है कि मान लो आपको मिक्सचर में क्या क्या है वो पूछने लग जाए। 13.75 तो ये हो गया, और 10 में से इसको माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6.25, इतने ग्राम तुम्हारी आइस है। समझ गए, तो यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मान लो कुछ ऐसा होता कि ये आपको यहाँ होता आपके पास 1000 कैल, ठीक है, तो 800 तो यहाँ चला गया, 800 जाने के बाद ये कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास अवेलेबल कितनी है, तो आपके पास 800 जाने के बाद कितनी बची, 200। तो आपके पास कितना बचा है, 10 ग्राम वाटर। ठीक है, ये है 10 ग्राम वाटर, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। और कैलोरी कितनी है आपके पास अवेलेबल, अगर ये 1000 होता, इन केस मान लो 1000 होता, कोई भी मतलब ये सवाल ऐसे चेंज कर लो आप, ये 1000 अगर आपको करना है तो वो ये 20 कर लो और ये 50 कर लो, फिर आपका ये 2 पंजे 10, हाँ ठीक है, ये 50 डिग्री सेल्सियस होता है सवाल, ये 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाता है 20। तो आपके पास 20 + 10 इतने ग्राम H2O होता 0 डिग्री सेल्सियस पे। और आपके पास क्यों अवेलेबल कितनी होती बच्चे, 1000 में से 800 ही चला गया, यानी कि 200। तो अब आप इजीली कितना टेम्परेचर मिक्सचर का होगा, वो 200 कैलोरी भी तो यही गेन करेगा ना। तो ये इसका मतलब 30 ms डेल्टा टी, एम ये हो गया, S1 हो गया, डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 200। तो यहाँ से तुम्हें डेल्टा टी पता चल जाता कि मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है। डेल्टा टी, अब यहाँ पे आपको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगर आप ये इस तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं, इस तरह की अप्रोच हो, तो कैलोरीमेट्री का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आपको ये मैं सिखाने के लिए सारी बातें सिखा रहा हूँ। ये क्या किया आपने कि मेरे पास अवेलेबल कितनी है, देखो पहले आप जो भी आपके पास हाई टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट कर लो कि भाई मेरे पास इतना अवेलेबल है। इस तरह का सॉल्यूशन जब आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में जाएंगे, तो कैलोरीमेट्री का सवाल मैंने और समझाया हुआ है। वो जब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ करते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मैंने समझा रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप जाना, आप चेक करना उसको, वो भी अच्छी प्रॉब्लम है। तो ये 32 का सॉल्यूशन हो गया 4। 33 की बात करें, 33 का सिंपल है भैया, ये मैं नहीं करूँगा, क्यों, देखो इसमें क्या है ना, सिंपल है, क्यू एम एस डेल्टा टी, तो ये मैं बस लिख देता हूँ, डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस, और इंटीग्रेशन कर लेना 5 से 10, एम एस आपको गिवन ही है, ये दे रखा, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा आपका फर्स्ट। 34 का, 34 एक आयरन बार है, ठीक है, एट 80 डिग्री सेल्सियस आपने किसके ऊपर, आइस के ऊपर प्लेस कर दिया, तो यानी कि 80 से कितना जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक देगा। क्या आप समझ रहे हैं, कितनी अवेलेबल तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। तो आयरन बार है, आयरन बार कितनी, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, अवेलेबल कितनी है भाई, 80 से 0 तक जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एम कितना है 10, एस कितना है 0.11 कैल पर ग्राम है, तो इसको एक पर केजी कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, इनटू आ गया 80, ठीक है। तो ये आ गया जी तुम्हारा 11, यहाँ से आ गया तो 88, तो 11 इंटू 8 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको बराबर किसके कर दिया, ml, क्योंकि ये सारी की सारी कौन लेगा, आइस लेगा ना। तो यहाँ से देख लो कितनी आइस कन्वर्ट होगी, 11 इंटू 10⁻3 इंटू 8/80, समझ गए आप। तो ये हो गया तुम्हारे पास 80, पर आप एक काम करो, ये 80 ये कैल में है ना, तो और ये पर ग्राम है, और ये भी पर ग्राम ही होता है, तो कन्वर्ट मत करो, वो कट जाएगा अपने आप ही, समझ गया आप। मतलब ये जो हमारी 80 होती है, ठीक है, ये कैल पर ग्राम के हिसाब से होती है ना, तो अपन इसको 80 को इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, ताकि हमें कन्वर्जन ना करना पड़े, तो इसको अपन 0.11 ही लिख लेते हैं। तो ये 0.11 आके मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 800 इंटू 0.11, ठीक है। ये ऑलरेडी अब आंसर आपका केजी में ही आएगा, क्योंकि ये कैल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 800 0.11 डिवाइड बाई 80, कट गया, और ये कितना आ गया 10, यानी कि m विल बी इक्वल टू 1.1 kg। सिंपल। कई बच्चों को समझने में दिक्कत होती है कि सर ये 80 ये कैसे लिख दिया सर, 80 से 0, अरे भाई हाई टेम्परेचर पे है ना, तो कितना 0 तक ही हो सकता है ना ठंडा, माइनस में थोड़ी ना होगा, समझ रहे हैं आप। तो 0 तक, 80 से 0 तक जाएगा ये, इतनी हीट ये दे सकता है, अवेलेबल है उसके पास। क्लियर है, आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलो जी, अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर आप बात करें,
ये हो गया 35 देखो। तो 35 कुछ ऐसे दे रखा है आपने, आपको जो दे रखा है, पहले सवाल पढ़ो। एक रिंग है, 2 पार्ट्स हैं, एडीबी एसीपी और सेम कंडक्टिविटी, इसकी भी कंडक्टिविटी के है, इसकी भी के है, ऐसा दे रखा है। टोटल अमाउंट ऑफ हीट है एच कैरी कर रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैरी कर रहा है एच, यानी कि यहाँ से एच आ रही है, ठीक है। द एडीबी पार्ट इज नाउ, ये वाला जो पार्ट है, इज नाउ रिप्लेस्ड विद अनदर मेटल कीपिंग द टेम्परेचर T1 एंड T2 कांस्टेंट, मतलब ये अपने कांस्टेंट रखा लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया। द हीट कैरिड इंक्रीज, यानी कि हीट कैरी जो है वो 2H हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। व्हाट शुड बी द कंडक्टिविटी ऑफ न्यू पार्ट एडीबी, इसकी कंडक्टिविटी पूछिए। अब 2H, सीधी सी बात है, अगर ये 2H देखो ये सेम है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बाई आर टी एच। अगर आई बढ़ा है, डेल्टा टी सेम है, तो ये डिक्रीज हुआ होगा, तो इसका मतलब ये पार्ट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नॉर्मल नॉर्मल सी बातें करूँगा, आपको समझ में आएंगी। और वो सारी बातें कि मान लो आपको जो दे रखा है, इसकी लेंथ मान ली बच्चे मैंने L1, ये देखो L1, इसकी मान ली L2। ACB ये देखो कितना दे रखा है, यानी कि L1 बाई L2 विल बी इक्वल्स टू 3। मानते हैं आप? अगर मैं L1 बाई L2 ये ले लेता हूँ, R क्या होता है? R होता है आपका L बाई के ए, ठीक है। इनिशियली कंडक्टिविटी तो ये तुम्हारी के ही है, क्लियर है। तो अगर मैं इनिशियल बात करूँ तो R1 will be equals to R1 by R2 will be equals to L1 by L2, यानी कि L1 by L2 3, यानी कि R1 will be equals to 3R2। ये इनिशियल सिचुएशन आ गई है, ठीक है। अगर मैं R2 को R2 will be equals to L2 अपॉन के ए, इसको मैं R मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है? अगर मैं R2 को R मान लेता हूँ तो R1 हो जाएगा आपका 3R। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। अगर मैं थर्मल करंट की बात करूँ तो डेल्टा टी तो सेम ही है भाई, आर इक्विवेलेंट इनिशियल के लिए लिख रहा हूँ, तो आर इक्विवेलेंट इनिशियल क्या बनेगा? देखो अगर ये आर है और ये 3R है, तो ये दोनों किस में है? देखो पैरेलल में है, पैरेलल में है ना भाई, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम जगह कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल में है तो R इंटू 3R अपॉन, यानी कि आंसर कितना आ गया 3R/4, आर इक्विवेलेंट। तो डेल्टा टी डिवाइड बाई 3R इंटू 4, ये आ गया आपका। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। अब इतना बच्चे के समझ में आता है, बच्चा कहता है सर आगे आगे क्या करूं? आगे आगे कुछ नहीं, पहली कंडीशन जो पता है वो तो निकाल लिया ना तूने, और ये तुझे दे रखा है एच के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 बना ले, ठीक है। अब मेन बात है डेल्टा टी निकालना, तो डेल्टा टी तेरा कितना आ गया? डेल्टा टी तेरा आ गया, चलो अभी आप दूसरी इक्वेशन लिखो। फिर आपने चेंज कर दिया, तो चेंज कर दिया तो आपके पास आया 2H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी, ये आपने सेम रखा, डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट डैश। मानते हो नहीं मानते हो? अब आर इक्विवेलेंट निकालने का सारा पंगा शुरू होता है आर इक्विवेलेंट से, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? अब आप, अगर आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया तो आपका काम हो गया। अब आप देखो, ये आर इक्विवेलेंट, ये डेल्टा टी आपने ऑलरेडी निकाल लिया जो कि ये है, तो मैं यहाँ से क्या आर इक्विवेलेंट जो डैश वो निकाल सकता हूँ ना मैं, डेल्टा टी बाई 2H। डेल्टा टी को कितना लिखो आप? 3R/4, 3R/4 इंटू 2H इंटू एच, एच से एच कट गया, यानी कि 3R/8, ये फाइनल आ गया। अब आप देखो 1/R इक्विवेलेंट डैश विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? L/KA, यानी कि K1A बाई L1 प्लस K2A बाई L2। और यहाँ कितना आ गया आपके पास? R इक्विवेलेंट तो है आपका 1/R इक्विवेलेंट 8/3R, क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो K का K ही है, इसका पूछा है ना चेंज करने के बाद, K2 पूछा है। चलो तो इसको अपन कैसे बनाएंगे बच्चे? L/1/R इक्विवेलेंट के A भी है क्या? A कहीं छोड़ दिया क्या हमने? अगर R इक्विवेलेंट L/KA, ठीक है, K डैश मान लो इसको, ठीक है कोई बात नहीं, इसको पुट कर लेंगे हम, कोई नहीं। R तो हमने ये मान रखा है ना, सॉरी
ये वाला, ठीक है। देखो लिखना शुरू करते हैं। 8/3, आर कहाँ है, यहाँ से रखो, पुट करो, L2 इंटू K1 तो के ही है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ, डिवाइड बाई L1 प्लस K2 तो आपको निकालना है, K2 डैश, ठीक है, इंटू ए, एरिया तो सेम ही है, डिवाइड बाई L2, ठीक है। और ये आ जाएगा L1 की जगह आप रख लो 3L2, L1 विल बी इक्वल टू 3L2 के ए से ए काटो, पहले ये काट दिया आपने, सो 8K/3L2 विल बी इक्वल्स टू K/3L2 प्लस K2 डैश बाई L2, L2 कट गया, यानी कि K2 का डैश विल बी इक्वल्स टू 8/3K माइनस K/3, तो ये तुम्हारा आ गया 7/3K K2 डैश, सिंपल। यानी कि जब भी ऐसा सवाल आए, ये पूरा सॉल्यूशन मेरा करने का जो मोटिव है वो ये है कि जब भी ऐसे सवाल दिखे ना आपको और ये दो कंडीशन बन रही है तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो ये पहली कंडीशन या दूसरी से क्या, इसने कहा कि इसको चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद ये 2h हो गया, तो मुझे पता है 2h विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर, इक्विवेलेंट ही चेंज हुआ होगा। अब डेल्टा टी पहले सेम था तो यहाँ से आपको डेल्टा टी निकालना है पहली इक्वेशन से और ये पुट कर देना है, आर इक्विवेलेंट आ गया आपका। आर इक्विवेलेंट आप ऐसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट आप रखेंगे, आर की वैल्यू डालेंगे, L1 इज इक्वल टू, सब कुछ सेम है, फिर प्रोसेस, पूरा प्रोसेस सेम है। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल था, जिस बच्चे ने भी किया होगा मतलब उसको मज़ा आया होगा, कुछ सिखाने वाला सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर, ये आइस लेक वाला है, ठीक है, कितना, तो आपको याद है टाइम प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के लिए, तो एक्स आपको हमेशा क्या इनिशियल से ही काउंट करना है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ़ द टाइम टेकन 1 सेंटीमीटर टू फॉर्म्ड इज़ 5 आवर, यानी कि 1 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में कितना लगा, टाइम प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कर लेते, एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, T1 को फॉर्म होने में, देन द टाइम टेकन फॉर थिकनेस, 1 से 2 का पूछ रहा है ये, तो मैं सीधा ही 1 से 2, मैं सीधा ही 2 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में निकाल लेता हूँ। तो ये कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर बटे 4, यानी कि T2 विल बी, 2 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में समय निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, T2 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 20 आर, यानी कि 2 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में 20 आर लगा है, 1 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में 5 आर, तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, 20 माइनस 5, 15 आर। ऐसे कर लो इस सवाल को, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 तो आसान सवाल है, 3 कंडक्टर है सेम लेंथ के, 3 कंडक्टर है सेम लेंथ के, ऐसे उसने आपने रख दिया उसको, ऐसे सेम एरिया है, कंडक्टिविटी के, 2K, 3K, LA सब कुछ सेम है, यहाँ 110 है, यहाँ 0 है, तो इसको कैसे करना है इस सवाल को, आप अलग से मत सोचो इस सवाल को, आपको पूछा द टेम्परेचर अक्रॉस द मिडिल कंडक्टर, इसका ये ए बी बताना है। जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, तो इसको वैसे ही सोचो जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, अगर के एल अपॉन ए, सो आर विल बी इक्वल्स टू एल बाई के ए, ये होता है ना, तो कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बात पूछता हूँ, ये अगर मैं रेजिस्टेंस आर मान लूँ तो ये R/2 हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट कितना आएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लो, सीरीज़ में है ना, सो R प्लस R/2 कितना हो गया, 3R/2 एंड 3R/2 प्लस R/3, तो ये कितना हो गया बच्चे 6, 3 3 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11R, मानते हो नहीं मानते हो, तो ये आ गया 11R इंटू 6, सो विल बी इक्वल्स टू 60/R, ठीक है। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो, डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू I इंटू आर, यही तो करते हो। अब करंट तो आपको पता ही है, करंट तो इसमें पूरे में सीरीज में तो सेम ही रहता है, यानी कि 60/R, और जिसके अक्रॉस निकालना है उसका पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के अक्रॉस ड्रॉप निकालना है यानी कि 2K, यानी कि R/2 कट गया,
यानी कि आंसर आया आपका 30 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 38 टू बॉडीज हैव थर्मल कैपेसिटीज, यानी कि आपको दे दिया SA बाई SB विल बी इक्वल्स टू 3/4। फिर आपको रेशो ऑफ हीट लॉस दे दिया, यानी कि dQ/dt, ये A डिवाइड बाई dQ/dt, ये दे दिया आपको B विल बी इक्वल्स टू 3/5। अब ये क्यों क्या होता है, MS/dt। तो रेट ऑफ कूलिंग पूछ लिया आपसे, यानी कि सिंपल कर लो ना भाई इसको, SA बाई SB dt बाई स्मॉल dt डिवाइड बाई A, ये पूछा है आपसे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, B है ना ये तो, विल बी इक्वल्स टू 3/5। तो SB बाई SA कितना हो जाएगा बच्चे, 4/5। तो ये 3/5 इंटू 4/3, सीधा कर रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट लगा के, यानी कि 4/5 आंसर आ गया। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 39 जब आप करोगे तो 39 में क्या आपको तिकड़म लगाना है, पावर रेडिएट, यानी कि P इज इक्वल्स टू सिग्मा A T⁴ और लैम्डा M T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये दो रिलेशन का यूज़ करना है, यानी कि पावर कैसे प्रोपोर्शनल आ रही है, पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴, लैम्डा M⁴। अब ये पहले लैम्डा नॉट दे रहा है, फिर इतना हो गया, तो पावर रेडिएट पूछ रहा है, यानी कि इनवर्स रिलेशन लगा लो। P पहले कितना था, P था ना पहले, अच्छा ठीक है, पहले P था, फिर बाद में कर दिया आपने जो भी P फाइनल, जो भी आपको निकालना है। तो ये लैम्डा फाइनल डिवाइड बाई लैम्डा इनिशियल, लैम्डा फाइनल कितना हो गया, λ0/2, और λ0 कट गया, यानी कि आ गया आपका 1/2⁴ P/P फाइनल। सो P फाइनल विल बी इक्वल्स टू 16P, यानी कि 16 के फैक्टर से आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते ही बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है, क्या उसको क्या चीज़ याद रखनी है कि dt/dt, ठीक है जी, विल बी इक्वल्स टू E सिग्मा A, यही होता है ना, डिवाइड बाई MS T⁴ माइनस TS⁴। याद है ना फॉर्मूला, dQ/dt इज इक्वल्स टू E सिग्मा A T⁴ माइनस TS⁴। क्यू को MS/dt लिख लेते हैं, ठीक है, तो वही बन जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में, ये फार्मूला, तो dt/dt ये क्या है, एक तरह से स्लॉप बन गया इस एरिया उसमें, और स्लॉप किसके प्रोपोर्शनल है, E के प्रोपोर्शनल। तो E जिसका ज़्यादा उसका, सॉरी जिसका स्लॉप ज़्यादा उसका E ज़्यादा, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि EX विल बी ग्रेटर देन EY। अब किरचॉफ लॉ क्या कहता है, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर, ठीक है, गुड एमीटर इज अ गुड एब्जॉर्बर, कैसे भी कह लो, वाइस वर्सा। तो इसका मतलब AX विल बी ग्रेटर देन AY। ऑप्शन ढूंढ लो, थियरी से सवाल था ये। 41 की बात करते हैं। देखो 41 क्या कह रहा है आपसे, पहला स्टेटमेंट, अब तो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं इस पेपर में। 41 क्या है, CP/CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज मोर देन फॉर अ डाई एटॉमिक गैस। CP/CV यानी कि गामा की वैल्यू इज मोर, बिल्कुल सही बात है भाई, मोनो एटॉमिक गैस के लिए ज़्यादा ही होती है ना। द मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस हैव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम देन दोज ऑफ, बिल्कुल गलत बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी ज़्यादा होती है, डायटोमिक की, इसकी 5 होती है, इसकी 3 होती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। रिजिड अगर तुम्हारा वाइब्रेशन भी कर रहा है तो वो एक और ऐड हो जाता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन वाले 2 और ऐड हो जाते हैं, एक मोड, तो ये 7 हो जाता है, तो ये तो ज़्यादा ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 42 व्हेन एन इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन इन ए क्लोज रूम है, द एयर ऑफ द रूम इज कूल्ड। नहीं, एयर क्या होगी भैया, इलेक्ट्रिक फैन, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल। अब क्लोज रूम है तो मैकेनिकल एनर्जी पंखा रुकेगा, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में ही कन्वर्ट होगी, सीधी सी बात है। तो ठंडी नहीं गर्म होगी, ये गलत है। व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन द स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, जो उसके टच में होंगे वो उनको क्या करेगा, स्पीड उनकी इंक्रीज करेगा। तो स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट, यानी कि इंडिपेंडेंट है ये हो जाएगा। और पहले वाले का ऑप्शन आएगा आपका, पहले वाले का ट्रू है ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 43 देखो, एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ ए बैलून बिकम्स कूलर। आपको अगर याद है एडियाबैटिक वाला प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस याद है ना, द लीकिंग अंडर द, बिल्कुल सही बात है, सही एक्सप्लेनेशन है।
जब एयर बाहर निकलती है तो कूल डाउन होती है, नहीं होती है क्विकली? भाई बाहर निकलेगी एयर तो बाहर वाली एयर को पुश करेगी, जगह बनाएगी। जगह बनाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क करना पड़ेगा तो वर्क आएगा कहाँ से? गैस की इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी वर्क में, और इंटरनल एनर्जी अगर कन्वर्ट होगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का डिक्रीज होना, मतलब कूल डाउन होना। खैर 44 पे आ जाओ। वर्क डन बाय ए गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज मोर देन वर्क डन बाय द गैस इन द सेम एक्सपेंशन एडियाबैटिकली। तो अगर आप पीवी डायग्राम की बात करें, ये देखो पीवी, तो ये मैं अगर बात करूं तो ये होता है आपका आइसोथर्मल, ये होता है आपका एडियाबैटिक जिसका स्लोप ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका वर्क क्या होगा? ज़्यादा। तो ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगला पढ़ो। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बट नॉट इन एडियाबैटिक। बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इसका ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ ठीक है, लेकिन वर्क डन तो बिल्कुल अलग चीज़ होगी ना। ये सही एक्सप्लेनेशन वो या तो ये कहता कि भाई ये इसके अंदर का एरिया ज़्यादा होता है, ऐसा करके कुछ कहता, तो सही एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो 45 देख लो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग बट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देन हीट गिवन टू द गैस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देन अब आप इसको स्टेटमेंट को यहाँ लिख लो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से समझते हैं, ऐसे लिख लिया आपने। आप क्या कह रहे हो इसको? इस स्टेटमेंट में आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। फिर क्या कह रहा है ये कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कुछ भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकती है वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। समझ में आया? रीजन की बात करते हैं। हीट गिवन टू ए गैस इज अ पाथ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं आप? हीट कैसा है? हीट गिवन टू ए गैस इज अ पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना फ्लॉट लगा के डी यू और डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि डी क्यू किस पे डिपेंड, डेल्टा क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारा वर्क पे, और वर्क एक पाथ फंक्शन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए तुम्हारा असर्शन क्या है? तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एंड रीजन heat given to a gas is a path function, it is not a state function। बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा, तो अल्टीमेटली आप फ्लॉट लगा के ही पहली चीज़ निकाली आपने, फ्लॉट लगा के ही आप क्या निकाल रहे हो? सेकंड चीज़ निकाल रहे हो, तो ठीक है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। क्लियर है जी? तो इस तरीके से ये आपका पेपर यहाँ पूरा होता है। अगले पेपर का हम एसएचएम वाले का डिस्कशन मैं आपको डालता हूँ थोड़ा